अस्सलाम वालेकुम। अ, हमारा इस वीक का जो टॉपिक है वो है निटिंग। तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस लेक्चर के अंदर कि निटिंग क्या है, वीविंग और निटिंग में क्या फ़र्क होता है। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड रिकॉल कि हम अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हमने जनरल स्टार्ट किया था कि टेक्सटाइल क्या होती है, पाकिस्तान में टेक्सटाइल का क्या एक्सपोर्ट है, कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशंस में हम कहाँ खड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट के अंदर हम कहाँ खड़े हुए हैं। उसके बाद फिर हमने फ़ाइबर से स्टार्ट किया था कि फ़ाइबर्स की क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी थी, वो क्या क्या होती हैं। फ़ाइबर्स की क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी थी, फ़ाइबर की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। फिर हम यार्न पे आए थे, यार्न नंबर हमने देखा था। डायरेक्ट सिस्टम हमने देखा था क्या होता है, इनडायरेक्ट सिस्टम हमने देखा था क्या होता है। उसके बाद यार्न की मैन्युफैक्चरिंग हमने देखी थी, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम, हमने जिनिंग के बारे में थोड़ा सा देखा था, स्पिनिंग की जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हमने देखा था, फ्लो चार्ट्स हमने देखे थे। उसके बाद हमने वीविंग को पढ़ा था कि वीविंग क्या होती है, किस तरीके से वीव हो रहा होता है, किस तरीके से इंटरलेसमेंट हो रही होती है, वार्प क्या होता है, वेफ्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर वीविंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, उसके मोशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के मोशंस होते हैं। और वीविंग से पहले जो हम साइजिंग, वार्पिंग, ड्राइंग कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। हमने वीविंग तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम निटिंग पढ़ेंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की हमने दो टेक्निक्स पढ़नी है, एक वीविंग हम पढ़ चुके हैं, एक अब हम निटिंग पढ़ेंगे। दोनों में क्या फ़र्क होता है? सबसे कॉमन फ़र्क तो ये होता है कि वीविंग हमारी इंटरलेसमेंट हो रही होती है दो यार्न्स की, वार्प और वेफ्ट की इंटरलेसमेंट से हमारा फैब्रिक जो है वो वीव हो रहा होता है। जबकि निटिंग में इंटरलूपिंग हो रही होती है। बेसिक जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जो ड्रेस पैंट्स हम पहन रहे होते हैं, या जो डेनिम की पैंट्स हम पहन रहे होते हैं, या जो प्लेन शर्ट्स हम पहन रहे होते हैं, वो हमारा वीव हुआ फैब्रिक होता है। निट हुआ हुआ फैब्रिक कौन सा होता है? जो कि हम पोलो टी शर्ट्स पहन रहे होते हैं, हम राउंड नेक टी शर्ट्स पहन रहे होते हैं, जो हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, ये निटिंग के थ्रू डेवलप हो रही होती हैं। तो अब फैब्रिक को इमेजिन करते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि वीव हुआ फैब्रिक किस तरह का होता है और निट हुआ फैब्रिक किस तरह का होता है। जो हमारी बेड शीट्स होती हैं नॉर्मली, वो वीव हुई हुई होती हैं। जो हमारी शर्ट्स होती हैं वीव हुई हुई होती हैं। जो हमारी पैंट्स होती हैं डेनिम की या कॉटन की, या फिर हमारी ड्रेस पैंट्स जो होती हैं वो हमारी वीव हुई होती हैं। जो हमारी राउंड नेक टी शर्ट्स हो गई, पोलर टी शर्ट्स हो गई, जो हमारे ट्राउज़र्स हो गए, तो ये जो सारी चीज़ होती हैं हमारी नेट वेवी होती हैं। तो ये अपीयरेंस का बेसिक डिफरेंस है जो कि आप आराम से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। नेटिंग इज अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फैब्रिक बाय इंटरमैशिंग सीरीज ऑफ लूप्स ऑफ वन और मोर यार्न्स। हम बेसिकली इंटरमैशिंग या इंटरलूपिंग कर रहे होते हैं एक या एक से ज़्यादा यार्न से। In 1589 फर्स्ट नेटिंग फ्रेम was developed by विलियम ली। तो जो फर्स्ट टाइम निटिंग इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1589 के अंदर हुई थी, जो कि उसका फर्स्ट फ्रेम डेवलप किया था विलियम ली साहब ने। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ मशीन निटिंग। अगर हम मशीन निटिंग की बात करें तो उसकी दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक वार्प नेटिंग होती है और एक वेफ्ट नेटिंग होती है। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे जो हमारे टी शर्ट्स हो गई, हमारे शर्ट्स, पोलो शर्ट्स हो गई, या नॉर्मल जो निटिंग का यूज़ है अपैरल के अंदर, मोस्टली वो जो होता है वो वेफ्ट निटिंग का होता है। Fabrics in both these categories consist essentially of a series of interlinked loops और yarns। जो हमारा यार्न फॉर्म हो रहा है वो लूप्स के थ्रू हो रहा होता है। तो ये एक जस्ट सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई हमारी वीविंग और
नेटिंग में क्या फ़र्क है, और फिर वार्प नेटिंग और वेफ्ट नेटिंग में क्या फ़र्क है, वो लूप्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे होते हैं और किस तरीके से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, हम किस तरीके से वार्प और वेफ्ट नेटिंग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनके पर्पसेस क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। और एक और चीज़ अक्सर हम लोग देखते हैं, हमने घरों में भी देखा होगा, अक्सर जो हमारी घर की ख़वातीन होती हैं वो कपड़े बुन रही होती हैं, तो वो जो कपड़े जिस तरीके से बुने जा रहे होते हैं वो हमारी वो उसी तरीके से लूपिंग के थ्रू बुन रही होती हैं, इंट्रा लूपिंग ही हो रही होती है, वो जो उसकी टेक्निक है वो ही निटिंग की टेक्निक है, जिसे हम क्रोशिया भी कहते हैं। तो ये एक जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि हमारी फर्स्ट निटिंग लूम कब डेवलप हुई, किसने डेवलप की, किस तरीके से इंटरमैशिंग हो रही होती है ऑफ सीरीज ऑफ लूप्स की, और निटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जो फैब्रिक नेट हुआ हुआ फैब्रिक जो हमें मिलता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं या वो किन किन प्रॉपर्टीज़ को पजेस करती है। A diversity of construction and the variety of fibers and finishes available। जिस तरह हमने कंस्ट्रक्शन से हवाले से हमने वीविंग में पढ़ा था कि जो हमने उसकी कंस्ट्रक्शंस भी पढ़ी थी कि भाई हमारी प्लेन वीव भी होती है, हमारी 12 वीव भी होती है, हमारी साटिन 13 वीव भी होती है, तो ये अलग अलग कंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके से हमारी नेट की भी डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस होती हैं और इसके अंदर भी हमारे पास वैरायटी ऑफ फाइबर्स एंड फिनिशेस अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारी पोलो पोलो शर्ट्स जो हम पहन रहे होते हैं तो उसे हम पी के फैब्रिक करते हैं, वो एक अलग कंस्ट्रक्शन है। जो हम राउंड नेक टी शर्ट्स पहन रहे होते हैं उनकी अलग कंस्ट्रक्शन है, वो पी के कहलाती है, ये सिंपल निट हुआ हुआ फैब्रिक कहलाता है। जनरली सॉफ्ट एंड लाइट वेट, अगर हम अपने टी शर्ट्स के फैब्रिक को देखें तो ये वीव हुए फैब्रिक से ज़्यादा सॉफ्ट महसूस होता है और इसका वेट भी जनरली वीव हुए फैब्रिक से लाइट होता है। फिर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है गुड ड्रेफेबिलिटी। ड्रेफेबिलिटी क्या होता है, अक्सर आप देखते हैं कि जो भी बॉडी फिटेड हमारे फैब्रिक्स होते हैं नॉर्मली आपको नेट्स के अंदर मिलते हैं। जैसे अगर नेट्स की टी शर्ट हम अपनी बॉडी पे डालें तो वो फैब्रिक हमारी बॉडी की शेप में आ जाता है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है हमारे अंडरगारमेंट्स के अंदर। या अगर हम टी शर्ट्स देखें, जो हम टी शर्ट्स पहन रहे होते हैं तो नॉर्मली आप देखें हमारे मसल्स के शेप पे वो टी शर्ट आ जाती है, हमारे शोल्डर्स के चेस्ट पे वो टी शर्ट आ जाती है। इसमें स्ट्रेचेबिलिटी और ड्रिफेबिलिटी बहुत गुड होती है। ड्रिफेबिलिटी का मतलब यह है कि वो हमारी बॉडी का शेप एक्वायर कर लेता है। हायर ऑर्डर ऑफ रिंकल रेजिस्टेंस, तो और दूसरी बात कि नेट्स के जो फैब्रिक होता है उनमें रिंकल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। अगर हम कंपेयर भी करें, अगर हम अपने नॉर्मल यूज़ में भी देखें कि एक हमारी अगर वी हुई शर्ट है या ड्रेस शर्ट है और एक हमारी राउंड नेक टी शर्ट है, तो रिंकल रेजिस्टेंस की अच्छी प्रॉपर्टी हमें अमूमन भी अपनी नेट या होजरी के जो फैब्रिक्स हैं उनमें मिलती है, या वो बहुत आसानी से प्रेस भी हो जाता है। अक्सर अगर हमें नेट्स के कोई फैब्रिक प्रेस करना होता है तो हम विदाउट वाटर भी उसे प्रेस करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन अगर वीव ओवर फैब्रिक है, अगर हमें उसे अच्छा प्रेस करना है तो हमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम वाटर का यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो अच्छा प्रेस हो। तो हमारे रिंकल फ्री जो रेजिस्टेंस होती है वो नेट्स फैब्रिक की वी फैब्रिक से काफ़ी बेहतर होती है। एक और इसका पॉइंट है कंफर्ट का। नॉर्मली अगर हम नेट फैब्रिक की बात करें तो नेट फैब्रिक का जो भी अपैरल हम पहने हुए होते हैं, हम उन फैब्रिक के अंदर अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं।
द नेटेड स्ट्रक्चर इज पोरस। पोरस क्या होता है? सुराखों को कहते हैं जिसके अंदर से आपकी एयर पास हो सके या कोई भी चीज़ पास हो सके, पोरस होते हैं। उस पोरस होने की वजह से क्या होता है? इट अलाउज द स्किन टू ब्रीथ इजीली, मतलब एयर का पैसेज बहुत अच्छा होता है और हमारी जो स्किन होती है बहुत अच्छे से ब्रेथ कर सकती है, सांस ले सकती है। इट इलास्टिसिटी परमिट ग्रेटर फ्रीडम ऑफ बॉडी मूवमेंट। जैसे मैंने आपको बताया इसकी ड्रेपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत कंफर्टेबल होता है, तो हम बहुत आसानी से अपने आप को मूव कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल मूव करते हैं। तो इसको पहनने के बाद हमारी बॉडी मूवमेंट भी बहुत इजी होती है, बहुत अच्छे से उसे ये परमिट करता है। और ईज ऑफ केयर, हम आसानी से इसकी केयर भी कर सकते हैं, आसानी से इसे वॉश भी कर सकते हैं, आसानी से इसे आयरन भी कर सकते हैं, तो इसकी केयर करना भी बहुत आसान होती है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, मतलब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं। तो स्पोर्ट्स वेयर के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कंफर्टेबिलिटी की, तो जब भी एथलीट कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो उसकी रिक्वायर्ड होती, उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करे, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करे और बहुत ज़्यादा वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर उसके जो कपड़े या जो चीज़ उसने पहनी हुई है अगर वो उसे कंफर्ट नहीं दे रही, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता अपने स्पोर्ट के अंदर। तो इसी वजह से स्पोर्ट्स वेयर के अंदर आप जितने भी देखते हो, आप टीवी के अंदर कोई मैचेस देख रहे हो, कोई कंपटीशन देख रहे हो, अगर कोई स्पोर्ट का कोई इवेंट हो रहा है तो उसके अंदर जो भी एथलीट होगा वो आपको निट हुए हुए फैब्रिक पहना हुआ नजर आएगा। तो शायद ही कोई ऐसा गेम होगा जिसमें वो कोई जो प्लेयर होता है वो वीवो व फैब्रिक पहना हो। उसकी क्या रीज़न है? उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं कि उसकी ड्रेपेबिलिटी बहुत अच्छी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, वो बंदा उसको कंफर्ट फील करता है वो पहनने के बाद, बंदा अपने आप को बहुत इजी महसूस करता है, उसका वेट लाइट होता है, वो सॉफ्ट होता है, उसकी स्किन पोरस होती है, स्किन अच्छे से ब्रेथ करती है। तो ये सारे वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक एथलीट, एक जो प्लेयर है उसको रिक्वायर्ड होती है। इसी वजह से स्पोर्ट्स वेयर में इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा कैजुअल वेयर, जो हम कैजुअली जो हम पहन रहे होते हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम बॉयज़ की बात करें तो वो आपको नॉर्मली पोलो टी शर्ट्स में दिखेंगे या टी शर्ट्स में दिखेंगे। नॉर्मली अगर हम अपने घरों में भी अगर हम रहते हैं तो ज़्यादातर हम टी शर्ट्स के अंदर रह रहे होते हैं या पोलो टी शर्ट्स में रह रहे होते हैं। हम बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो घर पे शर्ट्स पहन के सो रहे होते हैं या ड्रेस पैंट पहन के सो रहे होते हैं। नॉर्मली अगर हम कैजुअल बाहर भी कहीं आना जाना है तो हम टी शर्ट्स का यूज़ ज़्यादा रखते हैं। हाँ, अगर फॉर्मल की रिक्वायरमेंट है वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं कैजुअल बात करूँ तो कैजुअली मोस्ट ऑफ देम या मोस्ट ऑफ अस कैजुअली में नेट का फैब्रिक पहनना पसंद करते हैं। वो क्यों पहनना पसंद करते हैं? जो कि हम उसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, सॉफ्ट है, लाइट वेट है, पोरस है, स्किन अच्छा ब्रेथ करती है, हमारी बॉडी में वो ड्रिफेबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी कि हमारी बॉडी के हिसाब से फैब्रिक हम पे अच्छा लगता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसे कैजुअल वेयर के लिए भी बहुत फिट बनाती हैं। उसके अलावा ड्रेस वियर हो गए, स्टाइलिंग, स्टाइलिंग के अंदर भी ये हमारे जो फैशन आर्टिकल्स हैं वो भी निट्स के फैब्रिक बना रहे होते हैं। अगर हम कैजुअली की बात करें तो हमारी बहुत अच्छी स्टाइलिंग जैकेट्स आ रही होती हैं, बहुत अच्छे हमारे ट्राउजर्स आ रहे होते हैं, बहुत अच्छी हमारी पोलो शर्ट्स आ रही होती हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर्स आ रहे होते हैं। तो हमारी स्टाइलिंग या ड्रेस वेयर के अंदर भी ये एक अच्छी इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा
Technical textile applications, medical textiles vascular grafts, such as vascular ड्राफ्ट क्या होता है? ये बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसेस है, बाईपास में यूज़ होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इज़ अ सर्जिकल procedure performed to redirect blood flow from one area to another by reconnecting blood vessels. Often this is done to bypass around a diseased artery from one area to normal blood flow to another relatively normal area. Basically जो हमारा बाईपास हो रहा होता है उसमें जो आर्टरीज वगैरह बन रही होती हैं वो भी हमारे इस प्रोसेस के थ्रू बन रही होती हैं। जो हमारे कंपोजिट स्ट्रक्चर्स हो गए वो भी इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल नेट्स के थ्रू बन रहे होते हैं। नोज कोन फॉर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स। नोज कोन क्या होता है? अगर हम जेट जहाज हमने देखें तो जेट जहाज के आगे उसकी एक नोक निकली हुई होती है जिसे नोज कोन कहते हैं। तो वो भी हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल वीविंग के थ्रू, वीविंग कह रहा हूँ, निटिंग के थ्रू वो भी मैन्युफैक्चर हो रही होती है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमने स्पोर्ट्स वेयर में भी देख ली, हमने स्टाइलिंग में भी देख ली, हमने कैजुअल वेयर में भी देख ली, और उसके अलावा निटिंग टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ हो रही होती है वो भी हमने देख ली। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल वो होती है जिसके अंदर हम उसकी पर्पसेस की बात कर रहे होते हैं कि उसमें हम कोई फंक्शन ऐड करते हैं, कोई फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। अब यहाँ पे ये इसकी फंक्शनैलिटी आ गई कि वस्कुलर ग्राफ्ट्स हो गए, जेट के नोज कोन हो गई, या कोई कंपोजिट स्ट्रक्चर्स हो गए। तो अब ये एक छोटा सा कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन वूवन फैब्रिक एंड निटिक फैब्रिक। तो फैब्रिक अगर हम वूवन की बात करें तो फैब्रिक रिक्वायर्स टू सेट ऑफ यार्न फॉर इंटरलेसमेंट, वन इज वार्प एंड अदर इज वेफ्ट। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डिटेल में कि अगर हमने वीव हुआ फैब्रिक बनाना है तो हमें दो सेट ऑफ यार्न्स चाहिए, एक वार्प और वेफ्ट। वार्प क्या है? जिसके लिए हम क्रील के थ्रू हम वार्पिंग करते हैं। वार्पिंग के बाद हम क्या करते हैं? हम साइजिंग कर रहे होते हैं, साइजिंग के बाद हम वार्पिंग कर रहे होते हैं, फिर ड्राइंग, फिर पूरा वीविंग प्रोसेस हो रहा होता है, और वेफ्ट जो कि इंसर्ट हो रहा होता है, इंटरलेसमेंट हो रही होती है। जबकि निटेड में क्या होता है? Fabric can be produced from a single end or a cone of yarn in case of weft knitting. अगर एक सिंगल यार्न से भी हमारा निटेड फैब्रिक प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसमें वो एक ही यार्न लूप्स बना रहा होता है, इंटरलूपिंग हो रही होती है इन केस ऑफ वेफ्ट निटिंग। मोर स्टेबल डायमेंशन स्टेबिलिटी। हमारा जो वीव हुआ फैब्रिक होता है उसमें डायमेंशन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। डायमेंशन स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? हमारा वीव हुआ फैब्रिक के अंदर कोई स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो वो जिस शेप में है उसी शेप में रहता है। तो उस शेप के अंदर कोई डिफॉर्मिटी नहीं आती, वो डिफॉर्म नहीं होता, अपने शेप से आउट नहीं होता। जबकि जो हमारा नेट फैब्रिक होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू वूवन फैब्रिक। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने नेट वाले फैब्रिक को देखें तो वो स्ट्रेच हो रहा होता है इन बोथ डायरेक्शंस, वो हॉरिजॉन्टल भी स्ट्रेच हो रहा होता है, वो वर्टिकल भी स्ट्रेच हो रहा होता है। और अगर हम उसको ज़्यादा स्ट्रेच कर दें तो वो अपनी डायमेंशन स्टेबिलिटी लूज भी कर देता है, वो अपना शेप डिफॉर्म भी कर देता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वूवन में लेस कंफर्ट ड्यू टू टाइट स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर बहुत टाइट होता है जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा कंफर्ट महसूस नहीं करते जितना हम नेट फैब्रिक में करते हैं। मोर ओपन स्पेसेस दैट गिव बेटर एपी एंड मॉइस्चर मैनेजमेंट। अच्छा, स्पेस ज़्यादा होता है तो बेटर एपी, एपी से हम मुराद है एयर परमेबिलिटी, तो वो एयर को अपने अंदर ज़्यादा पास करता है तो उसकी एयर परमेबिलिटी बेहतर होती है और मॉइस्चर मैनेजमेंट उसका बेहतर होता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं। इसी वजह से हम कैजुअल वेयर में ज़्यादा प्रेफर करते हैं निटेड फैब्रिक को। फोर्थ पॉइंट है वूवन गारमेंट रिटेन दियर ओन शेप। जैसे मैंने ऊपर भी डिस्कस किया डायमेंशन स्टेबिलिटी वाले पॉइंट में कि ये अपने शेप को लूज नहीं करता, इसमें डायमेंशन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये अपने शेप में ही रहता है।
Knitted garments get the shape of a wearer's body, hence best for undergarments. ये बात भी मैं ऑलरेडी पीछे वाली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। ये ड्रेफेबिलिटी वाला पॉइंट है कि नेटेड का जो फैब्रिक होता है इसमें ड्रेफेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और जो वेयरर है उसकी बॉडी के शेप में आ जाता है, इसी वजह से ये बेस्ट है अंडरगारमेंट के लिए। पुअर क्रीज रेजिस्टेंट, तो जो हमारा वुवन फैब्रिक होता है उसमें जो क्रीज रेजिस्टेंस इतनी अच्छी नहीं होती, जबकि नेटेड फैब्रिक के अंदर हमारी जो क्रीज रेजिस्टेंस होती है वो बहुत हाई होती है। यार्न प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड वार्पिंग साइजिंग ड्राइंग, जो कि मैंने पहले पॉइंट में भी बता दिया था कि हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम इसमें वार्पिंग भी कर रहे होते हैं, हम इसमें साइजिंग भी कर रहे होते हैं, हम इसमें ड्राइंग भी कर रहे होते हैं, तो फिर जाके हमारी वार्प बीम बनती है और वो वार्प बीम हमारी मशीन के अंदर, वीविंग मशीन के अंदर रखती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरलूपिंग की या नेटेड की, तो हम एक यान हमें रिक्वायर्ड होता है, तो जस्ट हम कोन्स पुट करते हैं और हमारा वेफ नेटेड का फैब्रिक जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ लिखी हुई है, फैब्रिक कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम यार्न पैकेज, सो प्रोसेस रूट इज वेरी शॉर्ट। तो इसका प्रोसेस रूट बहुत वेरी शॉर्ट है, जबकि अगर हम वीविंग की बात करें तो वहाँ साइजिंग भी है, वार्पिंग भी है, ड्राइंग भी है, इसके बाद हमारी बीम जाके वीविंग मशीन में लगेगी। यहाँ पे प्रोसेस नेटेड में जो प्रोसेस है वो हमारा बहुत शॉर्ट है। कन्वर्जन फ्रॉम यार्न टू फैब्रिक involves various processes, the conversion cost is higher, obviously कि हम यार्न से फैब्रिक बनाने की कॉस्ट हमारी हाई है, क्योंकि हमने यार्न बनाया, यार्न के बाद हमने साइजिंग भी करनी है, साइजिंग कर ली तो हमने वार्पिंग भी करनी है, वार्पिंग कर ली तो हमने ड्राइनिंग भी करनी है, तो हमारे नंबर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होने का मतलब है कि वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और वो कॉस्ट एक्सपेंसिव भी है। जबकि नेटेड के अंदर कन्वर्जन रिक्वायर्स नो प्रिपरेशंस, तो कन्वर्जन कॉस्ट इज लो, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो लो है। Preparations includes a sizing of warp yarn that has to remove before color application that may cause environmental pollution। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने प्रिपरेशन कर ली, साइज लगा दिया हमने वार्प यार्न पे, तो उसे हमने रिमूव भी करना है डाइंग करने से पहले, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था ये साइजिंग करते हुए कि हमने डिसाइजिंग भी करनी है, उसे रिमूव भी करना है। तो हमने साइज लगा दिया, उसके बाद उसको रिमूव करना है, एक और एडिशनल प्रोसेस। अगर हम ये ना करेंगे तो हमारा एनवायरमेंटल कॉज भी हो सकता है। द yarn is just wax, no need to size the yarn, so development cost is less, एनवायरमेंटल हैजार्डियस, तो वहाँ पे केमिकल एप्लीकेशन हो रही है, हम जब उसे लगाएंगे तो वो पानी हमारा मरीन लाइफ में जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको पॉल्यूट कर सकता है, तो वहाँ पे वूवन के अंदर हमारा एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं। यहाँ पे हम साइजिंग ही नहीं हो रही, अगर ज़रूरत पड़ती है तो जैसे हम वैक्सिंग कर देते हैं, तो उसका इतना एनवायरमेंटल हैजार्ड्स नहीं है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस थे बिटवीन वूवन फैब्रिक एंड नेटेड फैब्रिक। तो बहुत सिंपल हैं, जो जस्ट आप इनको रीड भी करोगे तो आप कुछ समझ आ जाएंगे, क्योंकि आप वूवन डिटेल में पढ़ चुके हो, आप नेटेड भी पढ़ रहे हो। आगे चल के हम नेटेड की कैटेगरीज नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे, तो जस्ट आप इनको रीड भी करोगे, रीड करने के बाद भी ये पॉइंट्स आपको समझ आ जाएंगे। इन केस ये मेरी ऑडियो लेक्चर है, अगर आपको इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू मे आस्क इन माय लाइव सेशन। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नेटिंग की, जो हमने पढ़ी थी कि ना नेटेड फैब्रिक कैन बी कैटेगराइज इन टू मेजर क्लासेस। तो दो तरह की मेजर क्लासेस होती हैं, एक वार्प नेटिंग होती है, एक वेफ नेटिंग होती है। तो अगर मैं वेफ नेटिंग की बात करूँ तो वेफ knitting technique is more common as the fabric can be produced from single end and there is no need of yarn preparation like warping. In weft knitting, the direction of movement of yarn is in the weft direction. The loops are formed horizontally with same yarn. तो इसमें ये चीज़ लिखी है, जो वार्प निटिंग टेक्निक है वो हमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है,
एज द फैब्रिक कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल एंड। तो एक एंड से, सिर्फ एक एंड से हमारा जो नेटेड फैब्रिक है, वेफ्ट नेटेड फैब्रिक है, वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसके अंदर यार्न प्रिपरेशन के जो स्टेप्स होते हैं, वार्पिंग, साइजिंग, ड्राइंग, इस वेफ्ट नेटिंग के अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन वेफ्ट नेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ यार्न इज इन द वेफ्ट डायरेक्शन। वेफ्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? वेफ्ट हमने पढ़ा था, वेफ्ट क्या होता है हमारा? हॉरिजॉन्टली होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा वेफ्ट नेटिंग है, इसके अंदर जो हमारे यार्न की मूवमेंट है वो वेफ्ट डायरेक्शन में, वेफ्ट नेटिंग डायरेक्शन वेफ्ट डायरेक्शन में, सिंपल, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ यार्न हो रही होती है वो कहाँ हो रही होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेफ्ट। द लूप्स आर फॉर्म्ड हॉरिजॉन्टली विद द सेम लाइन। तो लूप्स जो हमारे फॉर्म हो रहे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल, वेफ्ट नेटिंग है हॉरिजॉन्टल होता है, तो लूप्स भी हमारे हॉरिजॉन्टली फॉर्म हो रहे होते हैं विद द सेम यान। उसी एक ही यान से, एक ही एंड से हमारे लूप्स हो रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टली हो रहे होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेफ्ट। The warp knitting technique is more advanced technique and the fabric is more closer to the woven fabric in terms of dimension stability। तो वार्प नेटिंग की जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक है और इसके अंदर जो फैब्रिक होता है वो क्लोज होता है वुवन फैब्रिक की इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन स्टेबिलिटी। तो डायमेंशन स्टेबिलिटी इसकी करीब होती है किससे? वीव हुए फैब्रिक से। The loops that are formed are connected in the warp direction and movement। वार्प नेटिंग है तो इसके अंदर जो लूप्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो कैसे हो रहे होते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ वार्प, यानी कि वर्टिकली डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। एंड मूवमेंट ऑफ यार्न इज ऑल्सो इन द वार्प डायरेक्शन। जब लूप्स उसके वार्प डायरेक्शन में हो रहे होते हैं तो जो यार्न की मूवमेंट है वो भी हमारी वार्प डायरेक्शन में हो रही होती है। अब ये डायरेक्शंस क्या हैं? ये आगे एक इमेज है जो कि आपको क्लियरली, उस इमेज को देख के आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि वार्प डायरेक्शन क्या है और वेब डायरेक्शन क्या है। अब जैसे कि ये इमेज बता रही है, आप ये देखें, ये ब्लू कलर जो शो कर रहा है ना, ये ब्लू कलर शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, कि यार्न की डायरेक्शन किस तरफ हो रही है और इसके लूप्स किस तरीके से बन रहे हैं। अब देखें, अगर मैं वेफ्ट नेटिंग की बात करूं तो वेफ्ट नेटिंग में ये देखें, ये लूप्स हमारे इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। देखें, ये इन द डायरेक्शन ऑफ वेफ्ट जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली लूप्स बन रहे हैं, इस तरीके से मेरा फैब्रिक प्रोड्यूस होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेफ्ट है। अगर मैं बात करूं वार्प नेटिंग की, तो वार्प नेटिंग में आप देखें जो मेरे लूप्स बन रहे हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ वार्प बन रहे हैं, यानी कि वर्टिकली बन रहे हैं। यहाँ पे जो मेरे लूप्स हैं वो हॉरिजॉन्टली फॉर्म हो रहे हैं वेफ्ट नेटिंग में, और वार्प नेटिंग में जो मेरे लूप्स फॉर्म हो रहे हैं वो वर्टिकली हो रहे हैं। जो ये ब्लू कलर ये शो कर रहा है, जस्ट ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि हमारे जो लूप्स हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। ये इमेज देख के आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस जब आप ये रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आप लाइव लेक्चर के अंदर मुझसे पूछ सकते हो, और इसकी कुछ जो वीडियोस होती हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। यूट्यूब के लिंक्स, एनिमेटेड लिंक्स के लूप्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे होते हैं वो मैं आपको शो करूंगा।
तो हमने वेफ नेटिंग को की डेफिनेशन देखी। वेफ नेटिंग की क्या डेफिनेशन है, मैंने वार्प नेटिंग की डेफिनेशन देखी कि वार्प नेटिंग की क्या डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे, अब तक हमने सिर्फ ये देखा है कि एक के लूप्स होते हैं वेफ डायरेक्शन में, एक के लूप्स होते हैं वार्प डायरेक्शन में। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेफ नेटिंग और वार्प नेटिंग, और हमने क्यों इसको कैटेगरी वाइज किया हुआ है, या इनके जो अपैरल आ रहे होते हैं या इनकी अदर जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस मौजूद है। तो अब तक जो हमने वार्प और वेफ नेटिंग के बारे में जस्ट ये पढ़ा है कि वार्प नेटिंग की जो डायमेंशन स्टेबिलिटी होती है वो हमारी बेहतर होती है एज कम्पेयर टू वेफ नेटिंग। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट उसका डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है इंडिविजुअल यार्न इज प्रोवाइडेड टू फीडर। फीडर बेसिकली हमारी जहाँ पे हम कोन्स प्लेस कर रहे होते हैं उसे हम फीडर कहते हैं। If machine has 90 feeder and all are active, then 90 courses are inserted in a complete revolution। तो अगर मशीन के अंदर 90 फीडर हैं या 90 हेड्स हैं तो 90 कोर्सेस हमारे इंसर्ट होंगे एक रेवोल्यूशन के अंदर। वार्प नेटिंग में क्या होता है, साइमल्टेनियस शीट ऑफ यार्न आर फेड टू द मशीन। अच्छा, इसके अंदर भी हमारी शीट जारी होती है, जैसे कि हमारी वार्प की जिस तरह की शीट हम विविंग में जा रहे होते हैं तो इसी तरह की हमारी वार्पिंग होने के बाद वार्प नेटिंग के अंदर भी हमारी इन द फॉर्म ऑफ शीट जा रहा होता है। नंबर ऑफ एंड रिक्वायर्ड विल बी द नंबर ऑफ निडल्स ऑफ द मशीन। अब यहाँ पे भी मशीन के अंदर निडल्स होती हैं, तो जितनी हमारे मशीन के अंदर निडल्स हैं उतने हमें नंबर ऑफ एंड चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन के अंदर 200 निडल हैं तो हमें 200 लेयर्स या 200 एंड्स की हमें वार्प शीट बनानी है। तो वेफ नेटिंग के अंदर कोई वार्पिंग नहीं होती, हमारी जस्ट फीडर्स होते हैं, फीडर्स के अंदर हम अपनी कोन्स को प्लेस कर रहे होते हैं। लूप फॉर्मेशन अलोंग द वेफ्ट और कोर्स डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक। अच्छा, वार्प और वेफ्ट नॉर्मली हम वीविंग में यूज़ कर रहे होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी हम नेटिंग में यूज़ कर रहे होते हैं वो कोर्स और वेल की होती है। तो जो वेफ डायरेक्शन होती है हम बेसिकली हम उसे कोर्स डायरेक्शन कहते हैं। तो लूप की जो फॉर्मेशन होती है वेफ नेटिंग के अंदर वो क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेफ्ट और कोर्स डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक, यानी कि हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक हो रही होती है। और वार्प के अंदर क्या होता है, लूप फॉर्मेशन अलोंग द वेल और वार्प डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक। तो वार्प को हम वेफ्ट भी कह रहे होते हैं, नेटिंग। तो लूप की जो फॉर्मेशन होती है वो वेल या वार्प डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक हो रही होती है। द यार्न इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ कोन्स और चीज। बेसिकली चीज भी कोन्स नुमा होती है कि इन द फॉर्म ऑफ कोन ही हम उसको यार्न सप्लाई करते हैं। द नंबर ऑफ कोन्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फीडर अवेलेबल ऑन द मशीन। तो एक फीडर, एक मशीन के अंदर जितने फीडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मशीन के अंदर 90 फीडर हैं तो हमें 90 कोन्स की जरूरत होती है। yarn supplied to machine from warp beam, so additional warping process required to prepare the warp beam। अब यहाँ पे जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा था कि जितनी हमारी निडल्स होती हैं उतनी हमें वार्प के एंड्स चाहिए, तो वार्प के एंड्स के लिए हमें एडिशनल वार्पिंग करनी पड़ती है। तो वार्प नेटिंग के अंदर एक एडिशनल प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है वार्पिंग का, क्योंकि इसके अंदर वार्प शीट जा रही होती है। The spun yarn are mostly the raw material for weft knitting, so only waxing may require to avoid abrasion between the yarn and machine parts। तो बेसिकली जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो हमारा स्पन हुआ हुआ यार्न होता है, जो हमारी कोन्स होती हैं उन्हीं कोन्स को हम फीड कर रहे होते हैं। जस्ट हम इसके अंदर एक वैक्स अप्लाई कर देते हैं, वैक्सिंग अप्लाई कर देते हैं थोड़ी सी उसे स्ट्रेंथ देने के लिए, कि मशीन पार्ट्स और यार्न में जो अब्रेजन होती है उसको अवॉइड करने के लिए हम जस्ट एक वैक्सिंग अप्लाई कर देते हैं। द फिलामेंट यार्न इज used in warp netting fabric according to the end application। Anti-static oiling is required to avoid static charge। मोस्टली जो हमारा फिलामेंट यार्न होता है, फिलामेंट यार्न जैसे हमारा सिल्क हो गया या हमारे पॉलिस्टर यार्न हो गया, तो ये हमारे सारे फिलामेंट यार्न होते हैं। तो मोस्टली ये हमारे वार्प नेटेड फैब्रिक में यूज हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द एंड एप्लीकेशन के। उसका एंड एप्लीकेशन क्या है, तो हम इसके अंदर ऑयलिंग कर रहे होते हैं, जो स्टैटिक चार्ज होता है उसको अवॉइड करने के लिए।
The weft knitted fabric has less dimension stability, so careful handling is required. ये ऑलरेडी ये वाला पॉइंट भी हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि वेफ्ट निटिंग का जो फैब्रिक होता है इसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, यानी कि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दें तो हो सकता है वो अपने शेप को डिफॉर्म कर दे, तो इसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा केयर के साथ इसकी हैंडलिंग करनी पड़ती है। अगर हम वार्प निटिंग की बात करें तो द वार्प निटेड फैब्रिक इज डायमेंशनली वेरी स्टेबल ड्यू टू ओवरलैपिंग एंड अंडरलैपिंग ऑफ यार्न। तो इसके अंदर ओवरलैपिंग भी हो रही होती है, अंडरलैपिंग भी हो रही होती है। इस ओवरलैपिंग और अंडरलैपिंग की वजह से इसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। द वेफ नेटेड फैब्रिक इज स्ट्रेचेबल इन बोथ डायरेक्शंस। अगर हम वेफ नेटेड की जो नॉर्मली हम टी शर्ट्स पहन रहे होते हैं, ये बोथ डायरेक्शन में स्ट्रेच होता है, यानी कि ये वेफ्ट के अंदर भी स्ट्रेच हो रहा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेफ्ट या इन द डायरेक्शन ऑफ कोर्स, और ये वार्प की डायरेक्शन में भी स्ट्रेच हो रहा होता है और इन द डायरेक्शन ऑफ वेल। तो इसकी जो डायमेंशन, इसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो बोथ डायरेक्शंस में होती है, वार्प डायरेक्शन में भी होती है और वेफ डायरेक्शन में भी होती है। The warp knitted fabric is less stretchable and mostly they stretch in the weft direction. तो जो हमारा वार्प नेटेड फैब्रिक होता है वो लेस स्ट्रेचेबल होता है एज कम्पेयर टू वेफ्ट नेटिंग एंड मोस्टली दे स्ट्रेच इन द वेफ्ट डायरेक्शन। तो जो वार्प नेटिंग होता है ये मोस्टली हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होता है, वर्टिकल स्ट्रेच इसके अंदर बहुत कम होता है, इसमें स्ट्रेचेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वेफ्ट नेटिंग। अगर हम वेफ्ट नेटिंग की बात करें तो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत होती है और वो दोनों डायरेक्शंस में स्ट्रेच हो रहा होता है, जबकि वार्प नेटिंग की जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो कम होती है और वो सिर्फ इन द वेफ्ट डायरेक्शन ही स्ट्रेच होता है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो द एप्लीकेशन ऑफ वेफ्ट नेटेड इज मोस्टली अपैरल इंक्लूडिंग बोथ आउटर एंड इनर गारमेंट्स। तो अगर मैं वेफ्ट नेटिंग की बात करूं तो वेफ्ट नेटिंग का मोस्टली जो एप्लीकेशन होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ अपैरल होती है। अब वो अपैरल हमारे आउटर और इनर गारमेंट्स भी होते हैं, यानी कि मोस्टली हमारे इनर गारमेंट्स इससे बन रहे होते हैं, हमारी ट्राउजर्स इससे बन रहे होते हैं, हमारी टी शर्ट्स इससे बन रही होती हैं, हमारी पोलो शर्ट्स इससे बन रही होती हैं, या हमारी नेटेड स्वेटर्स वगैरह। तो जस्ट हमारे अपैरल के लिए मोस्टली इसका जो यूज़ है वो हो रहा होता है। अगर मैं वार्प नेटिंग की एप्लीकेशंस की बात करूं तो द एप्लीकेशन एरिया वार्प नेटेड फैब्रिक इज नॉट ओनली अपैरल। तो सिर्फ अपैरल में ये यूज नहीं होता, बट ऑल्सो हैव ह्यूज डिमांड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एप्लीकेशंस। तो उसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गई या हमारी जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन हो गई या जो हमारी टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो गई, तो इसका वाइडली यूज इन दो एरिया में भी है, अपैरल के साथ साथ इन एरियाज में भी इनका यूज होता है। तो ये था डिफरेंस कि हमारा भाई वार्प नेटिंग क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, हमारी वेफ्ट नेटिंग क्या होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो एक एक पॉइंट दोनों का डिफरेंस आ गया, और इस पॉइंट को देख के आपको बखूबी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेफ्ट या वार्प। आप आसानी से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है आप लोगों के लिए बिफोर लाइव लेक्चर, इसको आप सुनो और इसको सुनने के बाद अपने क्यूरीज को नोट करो। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आई एम हेयर, मैं लाइव सेशन में भी आऊँगा और आपसे ये सारी चीज़ें दोबारा डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस, कुछ लिंक निकालता हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे। जब आप उसकी एनिमेशन देखोगे कि किस तरीके से नेट फैब्रिक प्रोड्यूस हो रहा होता है तो आपको मज़ीद बेहतर समझ आएगी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने नेटिंग पढ़ी कि नेटिंग क्या होती है, नेटिंग कैसे हो रही होती है, नेटिंग के क्या टाइप्स होते हैं। हमने डिटेल में पढ़ा कि वीव और नेट हुए फैब्रिक के अंदर क्या फ़र्क होता है। उसके अलावा नेटिंग की टाइप्स पढ़ी हमने, नेटिंग की टाइप्स के अंदर भी हमने फिर वार्प नेटिंग को डिटेल में पढ़ा, वेफ नेटिंग को डिटेल में, उनका डिफरेंसेस देखे। और उसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज़ देखी इनकी कि नेट हुए हुए फैब्रिक की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमने इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। हाँ, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है।
तो एक जस्ट ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन है निटिंग का। ये पूरी निटिंग नहीं है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। जब हम इंट्रोडक्शन वीविंग का, जब हम पूरा आपका नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जब आप वीविंग पढ़ रहे तो वीविंग के सब्जेक्ट के अंदर आप निटिंग को भी पढ़ोगे। बेसिकली फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का सब्जेक्ट है, उसके साथ फिर आप निटिंग को भी डिटेल में पढ़ोगे मशीन्स के साथ। तो जस्ट एक जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे तो फिर आपको आइडिया थोड़ा सा होगा या थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होगी, आपको पता होगा कि वेफ नेटिंग क्या है, वार्प नेटिंग क्या है, फैब्रिक किस तरीके से होता है, उन फैब्रिक वीव हुए फैब्रिक या नेट हुए फैब्रिक में क्या फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होगा।